नमस्कार दोस्तों, आप सबोते नमस्कार। मेरा नाम नीरज छ और मैं भी उत्तराखंड बिटिन आन छूँ। ठीक छ। और ये जो भू कानून की मांग छ कि उत्तराखंड भू कानून की मांग ये क्या केवल 2-3 महीने बिटिन ज़्यादा चर्चा विषय बण्युं या पिछला कुछ जब बिटि हमारा जो उत्तराखंड राज्य छ, जब बिटि हमारा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश में अलग होकर एक नए राज्य बणी कि तब बड़ी ने मुद्दा गर्मी छ भाई। तो ये बारे में हम जानना कोशिश करला और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ छन जे बारे में हम जानला। तो बात हम कर रहे हैं आज उत्तराखंड भू कानून के बारे में कि क्या उत्तराखंड भू कानून जो है कि जिसकी मांग हो रही है अभी पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार उसको समझ लेते हैं कि जो उत्तराखंड बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मालूम है नहीं कि उत्तराखंड भू कानून है क्या एक्चुअली, इसमें क्या दिक्कतें कहाँ पे हैं। जो कानून तो एक था बेसिकली, इसमें दिक्कतें कहाँ पे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो उत्तराखंड भू कानून के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात कि जो ये बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जो एक धारा 371 की बात हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि धारा 371 है क्या। और उसके बाद 9 शेड्यूल की भी बात हो रही है कि 9वीं अनुसूची में ऐसा क्या है, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। और एक और चीज़ है जो कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो भू कानून की मांग है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, एक जो समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, उसके बारे में आखिरी में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, छोटा सा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं उत्तराखंड भू कानून की मांग। तो उत्तराखंड भू कानून मांग ही क्यों रहा है, पहली बात तो ये है। असल में क्या बात है कि ये जो भू कानून की जो मांग है ये केवल 2 या 3 महीने की बात नहीं है। ये जब हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, ये जब उत्तर प्रदेश से सन 2000 यानी कि 9 नवंबर 2000 को जब अलग होकर एक नया राज्य बना था, उसके बाद क्या हुआ एक्चुअली कि लोगों ने बहुत सारे जो नेता लोग थे या कोई भी जो अमीर लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में औने पौने दाम पे बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। तो उसके बाद से एक देखो, जब हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वो इतना आसानी से अलग नहीं हुआ था। वो बेसिकली हमारा जो उत्तराखंड है वो इतनी आसानी से उत्तराखंड नहीं बना, एक नया राज्य नहीं बना। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया था। और उसके पीछे का जो कारण था कि एक उत्तर प्रदेश राज्य से ही उत्तराखंड बनाने का जो बड़ा जो मकसद था, उसका एक सबसे मेन कारण था कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए हमें लखनऊ का मुंह नहीं देखना ना पड़े बेसिकली, कि हर बात के लिए तुम्हें कुछ भी काम करना पड़े पहले तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा, उस काम के लिए भी एक चिट्ठी देनी पड़ेगी वहाँ पे भी। एक तो ये चीज़ थी मेन। और जो सबसे इससे ज़्यादा मेन चीज़ थी कि हमारा जो उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड की एक अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, अलग ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को एक प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने एक उत्तराखंड एक राज्य की मांग की थी। और उसके बलबूते पर उसके उसके ही बिहाफ पे बेसिकली हमें एक उत्तराखंड राज्य एक अलग से दिया गया था। अब बात ये है कि जब हमने जो उत्तराखंड राज्य बनाया बेसिकली अपने लिए अलग से, तो उसमें हम अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, अपने जंगल को, अपनी ज़मीन को, इन सबको सुरक्षित रखने की जहाँ बात करते हैं, तो उसी सेम टाइम पे क्या होता है कि अगर जो बाहर के लोग हैं, देखो बाहर के लोगों का मतलब कोई भी जो उत्तराखंड से बाहर, जो उत्तराखंड के बाहरी लोग के स्टेट, जो बाहरी स्टेट्स के लोग हैं वो बिल्कुल बुरा ना माने कि हमको बाहरी करें। देखो बात ये है कि अगर हमने एक राज्य बनाया है उत्तराखंड, वहाँ पे अगर जो बाहर से यूपी से, बिहार से या झारखंड से या फिर हरियाणा, दिल्ली से जो लोग अमीर लोग हैं वो अगर आके वहाँ से ज़मीन लेके, तो इससे क्या होगा कि सबसे मेन जो कारण होता है, सबसे मेन चीज़ है कि देखो उत्तराखंड में दिक्कतें बहुत सारी हैं। और एक आम आदमी क्या करता है कि अपने कुछ पैसों की खातिर, देखो वो मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मुझे पैसा मिले। वो फ्यूचर की ना सोच के अपनी करंट की सोचता है, अपने प्रेजेंट की सोचता है कि यार चल ठीक है, आज मेरे पास में पैसे आ जाएंगे, फिर मैं अपने लिए मकान ले लूँगा, यहाँ ले लूँगा, वहाँ ले लूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बढ़िया बढ़िया इलाकों में जो ज़मीनें हैं वो तो खरीद लेते हैं, बाकी जो भूकंप प्रोन एरियाज़ हैं या जो जहाँ पे भूस्खलन होता है वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक मृत्यु को दावत दे रहे हैं वहाँ पे लोग रह के। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो केवल पैसों के अपनी अपनी ज़मीन बेच दी है, उनके पास में ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। खैर इन बातों की ये बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल बात करते हैं। तो बात है कि सन 2000 में हमारा राज्य उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। सन 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद सकते थे। यानी कि अगर किसी भी बाहरी स्टेट जो जैसे कि अगर तो उत्तर प्रदेश की या फिर दिल्ली के किसी आदमी को अगर उत्तराखंड में ज़मीन लेनी हो तो वो मैक्सिमम 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन ले सकता था। उसके बाद में क्या हो कि 2007 में ये सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। तो ये एक अच्छा मूव था। और अगर मैं सही हूँ तो 2007 के आसपास शायद एन डी तिवारी साहब जो हमारे सीएम थे, और 2000 में जब स्टार्टिंग में जो हमारे सीएम थे वो थे शायद
यस, आई थिंक नित्यानंद स्वामी थे। तो नित्यानंद स्वामी के टाइम पे 500 वर्ग मीटर कर दिया गया था, और 2007 में आके ये जो थ्रेश होल्ड है इसको 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा मूव बता रहे थे उस टाइम पे, चलो ठीक है 250 वर्ग मीटर तक अच्छी बात है। लेकिन जो असली जो इशू हुआ उसके बाद में, जो इशू हुआ उस इशू इस बात पे हुआ कि 6 अक्टूबर 2018 में सरकार अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करके उसमें धारा 143 का धारा 154(2) जोड़कर पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्ति कर दी। यानी कि जो निवेशक आए थे 2018 में, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के टाइम पे, तो उस टाइम पे कि निवेशकों के चलते उन्होंने क्या किया कि जो भूमि खरीदने का जो एक थ्रेश होल्ड था कि भाई जो एक एम्बार्गो था वही बिल्कुल हटा दिया उन्होंने कि भाई ना 500 ना 250, आपको जितनी ज़मीन खरीदनी है उतनी आप खरीद सकते हो। तो इससे दिक्कत काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, देखो उससे पहले ये जो इसमें लिखा हुआ था कि 12.5 एकड़, इसमें क्या था कि 154 जो धारा थी उसके उसके अनुसार कोई भी किसान 12.5 एकड़ यानी कि लगभग 260 नाली ज़मीन का मालिक हो सकता था। मतलब बात क्या है कि 2018 में जो इन्होंने अध्यादेश लाए हैं उसके जरिए कोई भी आदमी हो, चाहे उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड से बाहर का हो। पहले क्या था कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनका जो जो उत्तराखंड के जो लोग किसान हैं उनके लिए भी एक थ्रेश होता है, उनके लिए भी एक एम्बार्गो थी कि यार वो भी अपने पास में 12.5 एकड़ यानी कि लगभग 260 नाली ज़मीन से ज़्यादा नहीं रख सकते थे अपने पास में। उनके लिए भी उन्होंने, हालांकि सबके लिए ये चीज़ कर दी कि तुम कितनी भी ज़मीन खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तुम बिल्कुल फ्री हो, किसी से तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ को लेके ही क्या बोलते हैं, जो एक बड़ा जो मुद्दा है उसके बाद से और ज़्यादा दिक्कत दे रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे तो जो अमीर आदमी होंगे जो बाहर से आएंगे वो कितनी भी ज़मीन ले लेंगे, फिर उत्तराखंड में उत्तराखंड रहेगा ही कहाँ। जो हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में हम इस चीज़ को प्रिजर्व करेंगे कि भाई हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने जंगल को, अपनी ज़मीन को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, ऐसे में अगर बाहरी लोगों ने सारी ज़मीन पर अगर पूरा अपना एक अधिकार जमा दिया तो उसके बाद में उत्तराखंड के लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों के पास में और कोई ज़मीन है, उत्तराखंड छोटा सा है और उसके पास में देखो ये है कि बहुत सारे लोग, लगभग आधे से ज़्यादा लोग पहाड़ों में रहते हैं, और पहाड़ों में ऐसी जगहों पे रहते हैं कि जहाँ पे आए दिन बाढ़ या भूकंप, भूस्खलन, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब ऐसे में अगर तुम देहरादून से, ऋषिकेश से, जो प्लेन जगह हैं वहाँ से सारी ज़मीनें ले लोगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर आओ, कौडियाला, ब्यासी, सिंगटाली, या उसके और ऊपर आओ आप, या फिर जो पहाड़ों की ज़मीन भी आप सारी की सारी ले लोगे, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, जो हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी वो कहाँ जाएंगी। और धीरे धीरे जो भाषा का जो स्तर है जो उत्तराखंड में कि यार गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, उन भाषाओं का आज से शायद 50 साल बाद, 20 साल बाद शायद किसी को मालूम नहीं होगा कि कोई गढ़वाली भाषा भी कोई एग्जिस्ट करती थी, या कोई कुमाऊनी भाषा भी कोई एग्जिस्ट करती थी, या कोई संस्कृति। बहुत सारी चीज़ें तो देखो, संस्कृति आपको मालूम है कि गाँव में या अब शहरों में, जो शहरों की तो बात छोड़ ही दीजिए, गाँव में जो पहले आज से 20 साल पहले जो चीज़ें संस्कृति की जो चीज़ें थी, अब आज से उस टाइम से अगर 2000 से, सन 2000 से लगा के, 2000 भी छोड़े, 2005-6 से लगा के 2020 तक में आप कितना चेंज पाते हैं संस्कृति में। हमें याद है कि जब हम 4th क्लास में थे तो उस टाइम पे कितनी सारी बहुत सारी चीज़ें होती थी उस टाइम हमारे गाँव में, लेकिन अब तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है ना। तो अब कोई लोग गाँव में आते हैं, कोई जैसे पहले क्या होता था कि कोई मेला है या किसी की शादी या कोई बहुत अच्छा कुछ फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लगभग पूरे गांव वाले इकट्ठे होते थे और बहुत अच्छे से जश्न मनाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब मेला हो या कुछ भी हो, लोग कोई भी आते नहीं है, ना ही कोई संस्कृति वाली कोई चीज़ होती है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना है, तो ये सब चीज़ें जो लैंड लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास में अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे हम, मेन दिक्कत ये है। तो इसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ कि उत्तराखंड में जो भू कानून की मांग है उसका जो मेन रीज़न है वही है कि उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना, पलायन पर रोक लगाना और उत्तराखंड को एक विकसित करने के लिए एक सख्त भू कानून जरूरी है। ये बेसिकली जो 2-3 चीज़ें हैं कि भाई हमें संस्कृति की रक्षा करनी है, और अपनी जो भाषा है, संस्कृति भाषा के अंदर ही आ जाती है, भाषा संस्कृति के अंदर ही आ जाती है वैसे, या बाकी जो जंगल ज़मीन, ये सब चीज़ों की हमें इनको सुरक्षित करना है हमें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमें एक सख्त भू कानून की ज़रूरत है। ठीक है। अब एक और चीज़ है कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक जो हिमाचल प्रदेश का जो कानून है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें कि उसके कानून में ऐसा क्या है कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो कानून है हिमाचल प्रदेश की तरह या सिक्किम की तरह का कानून होना चाहिए। तो उन दोनों स्टेट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत कि भाई उत्तराखंड में जो कानून बनने चाहिए क्या हिमाचल प्रदेश की तरह बनने चाहिए या फिर सिक्किम की तरह बनने चाहिए। चलिए देखो, हिमाचल प्रदेश का कानून क्या है बेसिकली। सन 1972 में हिमाचल राज्य में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत बाहरी लोग, अधिक पैसे वाले लोग हिमाचल में ज़मीन न खरीद सके। देखो हम भी यही चाहते हैं कि जो अधिक पैसे वाले लोग हैं या जो बाहरी लोग हैं वो ज़मीन ना खरीद सके, यहाँ तक ठीक है। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, हिमाचल के निर्माता जिनको कहते हैं, जसवंत सिंह परमार जी ने कानून बनाया था और हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान किया था। क्या प्रावधान किया था उन्होंने? देखो,
लैंड एक्ट के जो 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में धारा 118 के तहत, यानी कि धारा जो 118 बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है हिमाचल प्रदेश के लैंड लॉज में। हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती है, मतलब वहाँ पे कि आप कृषि भूमि तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं। जो गैर कृषि भूमि उसमें आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत है कि देखो उसमें भी क्या है, जो गैर कृषि भूमि है उसको आप रेंट पे ले सकते हैं। टेनेंट्स जो उनका टेनेंसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन उसको भी आप खरीद नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, देखो इसमें यह है कि जो कृषि भूमि तो आप खरीद ही नहीं सकते, जो गैर कृषि भूमि है उसको भी आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अब क्या उस एक धूमल सरकार, जो उस टाइम पे सीएम धूमल, नाम उनका मुझे याद नहीं पूरा 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन करके ये प्रावधान किया है कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जिसे हिमाचल में 15 साल रहते हुए हो गए हैं वो ज़मीन ले सकता है। यानी कि उस टाइम पे 2007 में एक सरकार ने क्या प्रावधान किया था कि जो भी हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 सालों से रह रहा हो वो हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ले सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या चीज़ हुआ, उसके बाद में जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए तो फिर सरकार ने अगले साल में इसको 30 साल कर दिया गया। यानी कि 30 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है ना। तो 30 साल ठीक है, आप ऐसा ही कुछ अगर उत्तराखंड में कर लेते कि जो 30 साल तक जो आदमी रहेगा वो खरीद सकता है भूमि, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बेसिकली। इसको भी आप अपने कानून में ऐड कर सकते हैं। जो कुछ अच्छी चीज़ें वो आप ले सकते हैं हिमाचल के कानून से, सिक्किम के कानून से, या कहीं और से, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है कि जो बेसिकली ये बात है कि हिमाचल प्रदेश का जो कानून कहता है कि 118 धारा के तहत कि आप जो बाहरी लोग हैं वो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो केवल खरीदने की बात नहीं कर रहे वो बात कर रहे हैं कि जो ज़मीन है उसकी सेल, डीड, लीज, गिफ्ट, या जो देखो एज ए गिफ्ट भी कोई किसी को दे सकता है, डीड भी कोई दे सकता है किसी को, लीज भी किसी को दे सकता है। तो ये सब चीज़ें भी नहीं हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, मेरा कोई दोस्त दिल्ली का है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको बेचूंगा नहीं, मैं यार मेरा दोस्त है मैं उसको क्या बोलता है एज ए गिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं उसको एज ए गिफ्ट भी नहीं कर सकता हूँ अपनी ज़मीन। तो ये उनके लॉज हैं। तो ये इनको एक स्ट्रिक्ट लॉज में काउंट किया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छे लॉज हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा धारा 371 के बारे में। बहुत सारे लोग कहेंगे धारा 371 में अगर उत्तराखंड को अगर ऐड कर दिया जाए तो उससे भी काफ़ी परेशानियाँ सॉल्व हो सकती हैं। पहले तो जानते हैं कि धारा 371 है क्या। देखो 370 के बारे में आप जानते हैं कि प्रोविजन था एक रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एब्रोगेटेड हो गया, मतलब जो कि ख़त्म कर दिया गया फिलहाल। 370 कोई चीज़ है नहीं फिलहाल अभी। अगर हम 371 की बात करते हैं तो ये संविधान के पार्ट 21 में आता है। यानी कि जो पार्ट 21 जो संविधान का है, इसमें क्या है कि इसमें ये भारतीय संघ के अन्य राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधों को परिभाषित करता है। यानी कि इसमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं राज्यों को, जो धारा 371 में है। 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स, लगभग आई थिंक 10 से 11 स्टेट्स को धारा 371 में रखा गया है। देखो कैसे कैसे धारा 371 की बात करते हैं तो उसमें प्रोविज़न है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। 71 ए की बात करते हैं उसमें नागालैंड के लिए है, बी में असम के लिए, सी में मणिपुर के लिए, डी में आंध्र प्रदेश के लिए है, ठीक है। ई में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के लिए, एफ में है सिक्किम के लिए। देखो सिक्किम के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के, ठीक है, जो कि 371 एफ, ध्यान रखना आप। 371 जी में स्पेशल प्रोविज़न है मिजोरम के लिए, एच में है आंध्र प्रदेश के लिए, आई में है गोवा के लिए, जे में है कर्नाटका के लिए। तो ये कंट्रीज़ हैं, ये स्टेट्स हैं जो कि 371 में हैं। अब हम बात करते हैं धारा बेसिकली 371 एफ के बारे में, जो कि सिक्किम के बारे में है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो जैसा कानून सिक्किम में है या जैसा कानून, देखो सिक्किम में और हिमाचल प्रदेश में दोनों में से ज़्यादा जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश अपना एक पड़ोसी राज्य हो गया, वहाँ पे एक पहाड़ी राज्य भी वो एक पहाड़ी राज्य भी है, लगभग एक जुड़ा हुआ राज्य है उनसे, काफ़ी क्या बोलते हैं एक अच्छा राज्य तो क्या कहें, बेसिकली मेन जो रीजन है वो कि पड़ोसी राज्य है। तो उसके बिहार पे हम लोग कह रहे हैं कि यार एक जैसा कानून हिमाचल प्रदेश में वैसा कानून हमारे उत्तराखंड में होना चाहिए। अगर हम सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम का थोड़ा सा कानून थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश से भी ज़्यादा। इसके तहत क्या है कि सिक्किम के पास पूरे राज्य का अधिकार है, चाहे वो ज़मीन भारत में विलय से पहले की हो या विलय की बाद की हो। यानी कि जो सिक्किम राज्य है उसके पास में लैंड लॉज के पूरे अधिकार है। सेंटर उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, सेंटर के पास कोई अधिकार नहीं उसके, ठीक है। यहाँ तक कि किसी तरह के ज़मीन विवाद में देश के संसद को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और बात तो यहाँ तक है अगर किसी आदमी को इनके जो जनजातीय इलाके में कोई ज़मीन लेनी होगी तो केवल वहाँ के आदिवासी लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनको देना है या नहीं देना है। बाकी स्टेट या कोई और सेंटर कोई या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कह सकता उसके मामले में, वो देना चाहते हैं नहीं देना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो देखो बात ये है
पूरी बात को मैं कंक्लूड करूँगा बिल्कुल लास्ट में जाके। एक बार थोड़ा सा हम शेड्यूल 9 देख लेते हैं, उसकी 9 देख लेते हैं, उसके बाद मैं लास्टली में 1-2 मिनट में कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी पूरी बात को। ठीक है जी। अब शेड्यूल 9 क्या है बेसिकली? शेड्यूल 9 आपको पता ही होगा कि हमारे जो संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो 9 शेड्यूल है वो 1951 में ऐड किया गया था। इनिशियली जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 8 शेड्यूल हमारे संविधान में थे। नवीं जो अनुसूची है वो 1951 में ऐड किया गया था। इनिशियली उसमें 13 लॉज थे, उसके बाद में अभी तक उसमें टोटल 284 यानी कि 284 कानून शामिल हैं। और ये बेसिकली जो 9 शेड्यूल है इसमें जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 9 शेड्यूल में कोई भी अगर कानून अगर आपका होता है, किसी प्रकार का अगर आप कानून 9 शेड्यूल के अंदर रख देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, यानी कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जो देखिए, अब जो 9 शेड्यूल जो बनने की जो एक कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले तो आपको मैंने बताया अभी, जो जब संविधान हमारा बना था उस टाइम पे 1950 में, तो उस टाइम पे हमारे जो संविधान में टोटल 8 ही शेड्यूल थे। नवा शेड्यूल आने की जो कहानी है वो इस प्रकार है, थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बिहार में क्या हुआ था कि बिहार में जब लैंड रिफॉर्म्स जब हो रहे थे उस टाइम पे, तो किसी ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19F को लेकर। आर्टिकल 19F को आपको मालूम होगा कि पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसको कि 1978 में उसको ख़त्म करके वहाँ से फंडामेंटल राइट से लेके उसको एक लीगल राइट बना दिया गया 300A में। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके जब वो वहाँ पे गए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने वहाँ पे क्या बोलते हैं जुडिशल रिव्यूज़, हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई हाई कोर्ट ने जो फैसला था वो आदमी रहा होगा उसके पक्ष में सुना दिया। तो इससे सरकार को लगा कि ऐसा तो भाई अगर हम कोई भी अगर अमेंडमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, अगर कोई भी हम काम करते हैं, तो ये तो भाई हर एक आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता रहेगा, ऐसे हम लैंड रिफॉर्म्स या कोई भी चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद में उन्होंने एक 9 शेड्यूल ऐड किया और इसमें ये लिख दिया कि हम जो भी कानून अगर 9 शेड्यूल में रखते हैं उस कानून को बेसिकली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एक 1967 का गोलकनाथ केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत इंपॉर्टेंट अपने टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट केस था। बट उसने ये कह दिया कि भाई आप यानी कि जो विधायिका है वो फंडामेंटल राइट्स में उनको अमेंड कर ही नहीं सकती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट आउट कर दी कि वो अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस आता है 1973 में, जो कि एक बहुत ही रिनोन केस है, केशवानंद भारती का केस। उसमें इन्होंने कह दिया कि ठीक है, संसद को कहा उन्होंने कि ठीक है आप अमेंडमेंट कीजिए, आपको जो करना है पूरा संविधान आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट भी आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर उसमें अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो वहाँ पे हमारे पास में अधिकार होगा कि हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब बात ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको राइट टू फ्रीडम है, एक जो देश है हमारा एक सेक्युलर है, या हमारा देश में लोकतंत्र है, या हमारा देश का एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, तो ये सब चीज़ें क्या होती है एक बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 1980 में एक और केस आता है। 1980 में जो केस आता है वो वामन राव का एक केस आता है। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ठीक है 1973 से पहले जो भी आपके लॉज थे उनमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन जो उसके बाद के जो भी आप लॉज बनाओगे, आप जो भी आगे जो लॉज बनाओगे उन सब में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान होगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो पहले 213 जो लॉ बन चुके थे उनमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो बाद के अब जो 71 लॉज जो हैं, बाकी टोटल 284 लॉज हैं, बाकी जो 71 लॉज हैं उसमें आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। यानी कि इन जो 71 लॉज हैं उनके ऊपर एक तलवार की तरह एक तलवार लटक रही है बेसिकली, कि उनके ऊपर कभी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर उनमें ये पाया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं तो। उसके बाद एक और केस आता है 2007 में, उसको अजीब सा नाम है इसका, कोयलो केस करके कोई एक केस आता है 2007 में, वो भी सेम चीज़ कहता है जो कि लगभग केशवानंद भारती के केस में कहा गया था 73 में, कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि जो 14, 19 और 21 जो आर्टिकल हैं, जो 14 में राइट टू जो राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ का, या फिर जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम हमें दिए गए हैं, आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, इनके अलावा या जो भी और जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं उनके अगर ये सब चीज़ें अगर किसी लॉज में पाई जाती हैं तो उन लॉज में हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और बाकी में अगर जो चीज़ें अगर उनसे बाहर हैं उनमें आप उन सब चीज़ को हम नॉन शेड्यूल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि
9 शेड्यूल में जो भी कानून होंगे, अभी जो कानून डाले जाएंगे, अगर उत्तराखंड का भी, अगर जैसे लैंड लॉज है उसको भी, अगर आप उत्तराखंड जो लैंड लॉज भी अगर एक्ट बनता है उसको अगर आप 9 शेड्यूल में डालते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगी, जब भी अगर आप देखो, पहली बात तो कि 9 शेड्यूल में डालना बहुत कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है 9 शेड्यूल में कोई भी कानून डालना। अगर आप डालते भी हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो 9 शेड्यूल में आप डालते हो वो कानून में किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का या किसी फ्रीडम का या किसी भी चीज़ का उसमें कोई हनन नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही इसको हम 9 शेड्यूल में डाल सकते हैं। अब बात रही ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं, ठीक है, तो बात यह है कि क्या, अगर हम 9 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, 371 की बात कर रहे हैं, तो देखो हम केवल इतना चाह रहे हैं। देखो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार बिल्कुल एक इमोशनल अटैचमेंट हम लोगों का है कि यार हमें एक लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, कि लैंड लॉज चाहिए, हमें एक सख्त भू कानून चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमें। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक कंजर्वेटिव या इतने क्या बोलेंगे उसको, एक शब्द रूढ़िवादी या संरक्षणवादी इतना भी हमें नहीं होना चाहिए कि यार जो पास के जो पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ के लोग भी ये सोचे कि यार उत्तराखंड बिल्कुल ऐसा चाह रहा है कि यार वहाँ उनके राज्य में कोई जाए ना। अगर आप सोचिए, अगर जैसा हम अगर चाह रहे हैं कि कोई हमारे राज्य में आए ना, हमारे राज्य में कोई ज़मीन ना खरीदे, कल को अगर ऐसा होता है कि यार दिल्ली के लोग या मुंबई के लोग ये कहें कि यार कोई भी उत्तराखंड का आदमी है वो हमारे यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है, या ये कह दें दिल्ली वाले कि हमारे यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्लैट भी अगर लेना है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो देखो मेनली बात ये है कि देखो ये चीज़ है कि अगर हम कोई लॉज बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए उसको, एक अच्छा एक बढ़िया कानून बनना चाहिए बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आस पड़ोस के जो बाकी हमारे जो राज्य हैं, जो हमारा जो पूरा देश है, उसमें एक ऐसा संदेश ना जाए कि एक उत्तराखंड के जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक ज़्यादा संरक्षणवादी हो रहे हैं भाई, है ना। तो एक ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए, एक कंजर्वेटिविज्म की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं भाई, कि हमारा 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 हमारा। क्योंकि ऐसे में तो फिर हर एक राज्य का ऐसे कानून की अगर मांग करता है कि हमारे राज्य में ये नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में ये नहीं होना चाहिए, तो फिर तो ये देश बिल्कुल एक टूटने की कगार पर चला जाएगा। फिर तो ये एक, जैसे वो जो 500 रियासत 600 रियासत, जब 600 रियासतें जब वल्लभ भाई पटेल ने एक की थी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। कि हर एक अब भी बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई उत्तराखंड के लोगों को भी कहीं जाने के लिए कुछ लेना पड़ रहा है, कुछ पास बनाना पड़ रहा है, उस राज्य के लोगों को उस राज्य में जाने के लिए पास बनाना पड़ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक लिमिट में होनी चाहिए, बिल्कुल एक बढ़िया कानून बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि देखो हम सिंपल सी बात है, हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी एटलीस्ट आप एक कैप तो लगा दीजिए कि जो कोई ज़मीन खरीद रहा है अगर हमारी स्टेट का, तो ये तो सिंपल सी बात है, आप एक किराए पे उनको एक रेंट पे आप दे सकते हैं उनको, जो भी कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई निवेशक आ रहे हैं, उनको आप रेंट पे दीजिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए आप उनको रेंट पे दीजिए। और परमानेंट आपको देना भी है तो कुछ एक जैसे 250 स्क्वायर मीटर दे दीजिए, 500 दे दीजिए, या और एक और चीज़ की जो कृषि उपयोगी भूमि हो उसके अलावा की बात कर रहे हैं हम। जो कृषि योग्य भूमि होगी वो तो देंगे, वो तो देनी ही नहीं है। उसके अलावा अगर आपको देना भी है अगर, तो वो उसमें कुछ कुछ चीज़ें, कुछ मार्जिन कम से कम कुछ तो होना चाहिए। आपने बिल्कुल ही कैप हटा दी तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है बेसिकली, है ना। तो आशा कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा हूँ कि देखो मैं बिल्कुल भू कानून के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि एट द सेम टाइम कि यार बाकी जो स्टेट्स के लोग हैं वो हमारे बारे में एक उनकी एक हम उनकी बात हमारे जो हमारे गलत संदेश किसी और की राज्य के कहीं और बेसिकली और कहीं जाए, हम एक गलत संदेश जाए बेसिकली, है ना। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे शायद से। ये बेसिकली मेरे एक पर्सनल थॉट्स हैं इसमें। ये नहीं कि मैं पूरे उत्तराखंड के लोगों को ले रहा हूँ कि मैं ये देखो, ये जो भू कानून की बात है बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि जो मैं अभी कह रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाहर के जो स्टेट्स के लोग हैं वो हमारे बारे में गलत सोचें, है ना, कि ज़्यादा संरक्षणवादी हो रहे हैं, ज़्यादा ये हो रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो कि कल को कि जो बाकी और स्टेट्स भी हैं वो सब स्टेट्स भी ऐसी कानून की मांग करने लगें और बाद में ऐसा कुछ हो जाए कि यार हर एक जगह जाने के लिए हमें हर बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी भाई। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा अच्छा कानून बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि ये जो बात है हम वीडियोज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये तो सब आपको मालूम है कि ये बातें सरकार को मालूम है। जो हमारे सीएम साहब हैं धामी साहब, उनको ये सब बातें मालूम है। तो बात ये कि वो एक्शन कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। देखो इसमें सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि पहले तो ये कि सब लोगों से आप देखो, सब लोगों से राय लेना, तो ये इतना ये बहुत आसान बात तो है नहीं कि गांव-गांव जाके घर-घर जाके आप सबसे राय लो। लेकिन हाँ, ये है कि एक पैनल आप बना सकते हैं, एक जो इंटेलेक्चुअल्स का पैनल होता है कि जो जो लोग बेसिकली उत्तराखंड को अच्छे से जानते हैं, है ना? उत्तराखंड की कृषि के बारे में, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में सब उनको जब अच्छे से पता है, कुछ लोगों का पैनल बना सकते हैं। उनके थ्रू आप एक लॉ बना सकते हैं, बढ़िया सा लॉ बना सकते हैं, जिससे कि सारे लोग एक खुशी से रह सकें उत्तराखंड में। उनको एक हीन भावना ना हो कि भाई कल को हमारी, उनको एक डर ना हो कि कल को हमारी हमसे ज़मीन छिन जाएगी। क्योंकि
होता क्या है कि आदमी ज़मीन बेच तो देता है लेकिन बाद में उसको दिक्कत हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज़ें लास्ट में एक चीज़ कहना आप ऐड करना चाहूँगा कि एक हमारा अभियान चल रहा है हस्ताक्षर अभियान, जो कि भूमि कानून के ऊपर ही है। अगर किसी ने उसमें अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके उस कुछ स्टेप्स को फॉलो करके वहाँ पे आप हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अपलोड करना नहीं आ रहा तो इसी वीडियो में मैं ऐड कर लेता हूँ कि मैंने कैसे अपना हस्ताक्षर ऐड किया है, ठीक है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको कुछ समझ में आया हो या आपको लगा हो कि हाँ चल कुछ हो, मतलब थॉट्स में अगर कुछ वीडियो आपको पसंद आया बेसिकली, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो को आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे आप हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, उसके लिए आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में लिंक नहीं है तो मैं ये जो लिंक है इसका हस्ताक्षर अभियान का, इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके या कॉपी पेस्ट करके गूगल पे, वहाँ से आपको ये जो पेज है ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए ये आपको, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको, ठीक है जी। आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। 1 मिनट। सो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी, जो लिखा भी हुआ है, आप मुझे ऐसे कुछ मार्क करने की नीड है नहीं वैसे। देन उसके बाद में आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अपना आपको नाम लिखना है, अपना ईमेल आईडी दोबारा आपको सेम ईमेल आईडी को लिखना है। देन आपको जो मोबाइल नंबर आपका होगा जो एक्टिव होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका वर्तमान निवास डालना, जैसे कि मेरा वर्तमान निवास दिल्ली है, मैं दिल्ली से वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली में अभी रह रहा हूँ फिलहाल में, और स्थायी निवास मेरा पौड़ी गढ़वाल में है। तो मैंने अपना एड्रेस डाला हुआ है इसमें, आपको भी सेम ऐसी एड्रेस डालना है अपना। देन उसके बाद अपना महिला पुरुष जो भी आप हैं, महिला हैं या पुरुष हैं। देन उसके बाद में आप उत्तराखंड के लिए अपना एक संदेश अगर आप चाहें तो एक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक संदेश, बड़ा संदेश मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एंड उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, जो मेन पार्ट इसका है कि हस्ताक्षर अपने आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इस लिंक से पहले आप क्या कर लीजिए कि एक पेज में आप अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। जैसे भी आप हस्ताक्षर करते हैं, अपने साइन जैसे भी आप करते हैं, अपना नाम लिखते हैं सिंपली, या अपना कोई आपका पर्टिकुलर कोई अपना हस्ताक्षर है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक हो जाने के बाद में आपको यहाँ से ऐड फाइल करना है। ऐड फाइल के बाद में आपको अपलोड वाले ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 मिनट, ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक किया आपने, यहाँ से फाइल्स में आपको जाना है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया सिग्नेचर करके, तो सिग्नेचर में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्नेचर आपने मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सिग्नेचर आ गया। यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा बड़ी फ़ोटो है, लेकिन मेरे पास वाईफाई है तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया ये। यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना सिंपली, ठीक है जी। आपने यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दिया। सो वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखिए हस्ताक्षर अभियान लिखा हुआ, देवभूमि की जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए आपका बहुमूल्य समय और योगदान देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जय उत्तराखंड। तो आपके पास में ये ऐसा एक पेज में मैसेज आपको आ जाएगा, तो इसका मतलब आपने सबमिट कर दिया है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत महसूस होती हो कि मैंने कोई चीज़ गलत कह दी हो, या अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कमेंट में जाके, ठीक है। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बट होप ये आप सबको पसंद आएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू अगेन।